अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं और निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों को बेदर्दी से कत्ल करने का सिलसिला तेज कर दिया है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के जिला योब में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब मासूम मुसाफिरों को चुन चुन कर और शनाख्त करके बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फितनौल हिंदुस्तान से वाबस्ता करदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला योब और लोरलाई की सरहद पर वाक़े सोडकई के इलाके में कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 कोचेज में सवार कम से कम 9 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर कोचेज को सोडकई के इलाके में N70 हाईवे के करीब डब के मुकाम पर रोका गया था। ज़राए के मुताबिक हमला आवरों ने तमाम मुसाफिरों के कौमी शनाख्ती कार्ड चेक किए और खास तौर पर उन अफराद को निशाना बनाया जिनका ताल्लुक पंजाब से था। उन्होंने अगवा के दौरान कोचेस पर फायरिंग भी की ताकि कोई मुसाफिर फरार न हो सके। जॉब के असिस्टेंट कमिश्नर नवीद आलम ने सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस की भी तस्दीक की है जिनमें मज़कूरा बसों में से एक का मुसाफिर यह बता रहा है कि वो बस की आगे वाली नशिस्त पर बैठा था और मुसल्लह अफराद ने उसका शनाख्ती कार्ड देखकर उसे छोड़ दिया। इस वाक़े में शहीद किए गए 9 मुसाफिरों का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से है। शोहदा में जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर के रहायशी 2 सगे भाई जाबर और उस्मान अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी फितनौल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली करदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। दूसरी जानिब हालिया दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने और बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रियासत और हुकूमत ने अपना अज़म दोहराया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दों ने बस से उतार कर बेगुनाह शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। यह बर्बरियत फितनौल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि सरडकई में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जवाब सख्त होगा। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में यह पहला ऐसा वाक़या नहीं कि जब मुसाफिरों को बसों से उतार कर उनकी शनाख्त करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया हो। बलूचिस्तान में माजी में भी मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर हलाक करने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए और ऐसे वाक़यात में मुसाफिर बसों से जिन लोगों को उतार कर शहीद किया गया उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब से था। फरवरी 2025 में जिला बारखान में मुसल्लह अफराद ने ऐसे ही 7 अफराद को शनाख्त करने के बाद कत्ल किया था। इस हमले की जिम्मेदारी करदम शिद्दत पसंद तंजीम BLA ने कबूल की थी। अगस्त 2024 में जिला मूसा खेल में शिद्दत पसंदों ने 22 लोगों को शनाख्त करने के बाद उन्हें बस और ट्रकों से उतार कर कत्ल कर दिया था। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक उन अफराद में से 17 का ताल्लुक सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। इससे कबल अप्रैल 2024 में ऐसा ही एक वाक़या जिला नोशकी में पेश आया जब एक मुसाफिर बस से पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को उतारा गया और फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया गया। पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवारिज रियासत के लिए संगीन तरीन चैलेंज बनता जा रहा है। गो के इस चैलेंज से निपटने के लिए रियासत पूरी तरह तैयार है, उनका सामना भी कर रही है, लेकिन बज़ाहिर एक हतमी और फैसलाकुन एक्शन का वक्त आ चुका है। और बज़ाहिर इसी का इशारा गुज़िश्ता रोज 271वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि भारतीय सरपरस्ती और रिवायत याफ्ता नेटवर्क के खिलाफ हर सतह पर फैसलाकुन और हमागीर इक़दामात नागुज़ीर हैं। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि पहलगाम वाक़े के बाद बराह रास्त जारहियत में शिकस्त के बाद भारत अब अपने मज़मूम अज़ाइम को फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान जैसे एजेंटों के जरिए आगे बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले इस अज़्म के बाद हुकूमत की भी भरपूर हिमायत दिखाई दे रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के बकौल सामने से हमला करने पर भारत की हार हुई तो अब छुप कर वार कर रहा है। इन भारतीय प्रॉक्सीज का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज, ये जो वो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में वो बुरी तरह उन्हें शिकस्त उन्होंने खाई है पाकिस्तान के हाथों। शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज के तहत अब वो सॉफ्ट टारगेट्स, सिविलियंस को, नहत्ते बच्चों को और उन मजदूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज को पर कार्रवाई होगी
और पूरे शद्दोमत से होगी। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बावजूद भारतीय हरदर्मी भी बरकरार है, जो न सिर्फ अपनी नाकामी को तस्लीम करने से इनकारी है बल्कि जंग बंदी को भी हजम नहीं कर पा रही। इन तमाम मामला बिलखुसूस बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद और दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल टाइट जायद महमूद ने। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब आपका और जायद महमूद साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहिद रिंद साहब ये बताइएगा कि हमारी फौज तो मशरकी सरहद पर भी बरसरे पैकार है, वहाँ भी लड़ रही है, मगरबी सरहद पर भी अलर्ट है और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तकरीबन रोजाना 150 के करीब IBOs किए जा रहे हैं, जबकि इस साल तकरीबन 22,000 IBOs किए जा चुके हैं। तो ये जो वाक़यात हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि उनमें इजाफा होता जा रहा है, इस तरह से शिनाख्त करके शहरियों का निशाना बनाना आम निहत्ते शहरियों को, तो बलूचिस्तान हुकूमत की भी क्या यहाँ जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी रोकथाम के लिए कुछ अपने इकदाम करे? आपका काम क्या सिर्फ मुजम्मत तक महदूद रह गया है? और वैसे भी जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो आपने क्या किया इस जिम्मे में? समर, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। समर, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। माजी में यहाँ जो भी हुकूमतें रही उनकी एक अप्रोच रही है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान है। लेकिन मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसकी अप्रोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डे वन से इस बात पे बहुत क्लियर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग है होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ हमें लड़ना होगा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसे लीड करेगी। जैसे कि आपने जिक्र किया कानून नाफिज करने वाले इदारों का, बिलखुसूस मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का। इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें जो भी फैसले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड ले रही है या वो अस्करी साइड ले रही है, चाहे वो काइनेटिक डिसीजंस हो या नॉन काइनेटिक डिसीजंस हो, उनमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर हैं। न सिर्फ एक पेज पर हैं बल्कि तमाम आज भी जब गुज़िश्ता रोज का जो अफसोसनाक वाकया पेश आया जो कि काबिल मजम्मत है, वहाँ उस वाकये के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, साहसियात के लोगों, वो आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक थे। और ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, समर देखें तकरीबन 4 से 5 जगह पर अटैक्स किए गए थे फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन उन्हें कामयाबी सिर्फ एक ऐसे पॉइंट पे मिली जहां पर मासूम पाकिस्तानी शहरी जो कि पैसेंजर्स थे उन्होंने हदफ का निशाना बनाया। जिन जिन जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन पर उन्होंने अटैक किया तो वहां पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सही है। जल साहब, क्या मुहर्रिकात आपको लग रहे हैं इस ताज़ा लहर के, जो ताज़ा वाकयात जो हो रहे हैं, कल का जो वाकया था उस पर? जी देखिए समर, वी शुड हैव नो डाउट कि ये कहाँ से एप्लीकेशन में इजाफा हुआ है। आई एम श्योर कि ये जो $6 बिलियन का जो असला है इमीडिएटली मंगवा रहे हैं, उन्होंने इन प्रॉक्सीज के लिए भी बहुत ही ह्यूज फंडिंग की होगी। और ये प्रॉक्सीज है, ये फितरतुल हिंदुस्तान के जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर बिहेविंग, और बल्कि पूरे अभी तो 100% कंफर्म क्लाइंट्स हैं जी। तो उनकी इन्वेस्टमेंट चाहे काइनेटिक ग्रुप्स में है जो सामने तो यही रखते हैं कि जी हम बलोचिस्तान के हकूक के लिए और बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए ये करें, बट इन दी बैकयार्ड वो अपने जो स्पोर्ट है वो उनके स्पॉन्सर की तरफ से, और उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है कि, और संदूर की जो फेलियर्स हैं उसके बाद उन्होंने इसी को कंटिन्यू करना था। वो जो क्लेम करते हैं कि जी वी आर कंटिन्यूइंग विद दी संदूर, एक पॉज है, पॉज क्या, ये कंटिन्यूटी है इस प्रॉन्ग की, और इससे और इंक्रीज होना है। यानी जैसा वो जो वहां से बयानात आए थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो इस शक्ल में जारी है कि मासूम निहत्ते शहरियों पे जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो अटैक किया जाए, निहत्ते शहरियों का खून बहाया जाए? देखिए, वो पाकिस्तान की जो फंडामेंटल चीज करना चाह रहे हैं वो यही करना चाह रहे हैं कि एक डिस्पोंडेंसी फैले, स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज किया जाए, और जो आम लोग हैं, जो बलोचिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, उनका जो स्टेट ऑपरेटर्स है उसके बीच में से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। और सेकेंडली लिसानी बुनियादों पर वो बहुत बड़ा फितरा एक फैलाना चाह रहे हैं जी। पंजाबी बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ले आए, कभी वो शिया सुन्नी के कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। आपको कराची की एप्लीकेशन याद होगी जी 1-2 दिहाइयां पहले कि किस तरीके से लिसानी बुनियादों पर कराची में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई। तो दिस इज एन ओल्ड ब्लूप्रिंट जो सामने पड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं जी। पाकिस्तान की जो स्टेट है, आया वो गेयर्ड अप है इस विनेस को लड़ने के लिए? देखिए, फाइटिंग मिलिट्री कंपोनेंट इज नॉट अ बिग इशू। जो काइनेटिक है उसमें कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन जो नेशनल अप्रोच होनी है, जो अवामिल है, ताकि एक प्रोटेक्टेड
इसका सदेबाप किया जाए जी। लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी हमें करनी होगी, वरना वही 2014 में हम नेशनल सही है। एक्शन प्लान बनाते हैं तो और 2025 में हम वहीं पे खड़े हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर सही जी, है और इट शाहिद शुड साहब। नॉट हैपन नाउ। शाहिद साहब, पहले से ही भारत की तरफ से जब ये उनकी नाकामी हुई ऑपरेशन सिंदूर में, जब रिसेंटली मार्का हक में उन्हें बुरी तरह से पाकिस्तान ने जो है वो पिछाड़ा, तो उसके बाद ये बहुत ही ये तासुर आम था, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हर किसी को पता था कि भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करनी है। फितनउल हिंदुस्तान का भी नाम भी लिया गया। तो जब पहले से पता था कि भारत ने ये सब कुछ करना है, तो क्या हमने एक्स्ट्रा मेजर्स ली हैं कि इस तरह के वाकयात को जो है वो रोका जा सके? समर, देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग है उसमें हर वक्त ऐसा नहीं है कि जरूर ये वाकया एक अफसोसनाक गुज़िश्ता रोज़ पेश आया है, लेकिन ऐसे कई वाकयात हैं जिन्हें यही कानून नाफिज करने वाले इदारे, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान पुलिस हो, CTD हो, SOW हो या लेवीज हो, वो नाकाम भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे दहशतगर्दी को कामयाबी हो रही है। अगर यही वो मेजर्स हैं जो लेने की जरूरत होती है, जो लिए जाते हैं मुख्तलिफ मौकों पर, और हमारे पास थ्रेट मौजूद था कि 10 या 11 तारीख को दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है कार्रवाइयों की कोशिश की जाएगी। मैं आपको सूरात की मिसाल देना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने फ्रंटियर कोर की इंस्टॉलेशन को हिट करने की कोशिश की, वहां पर उन्हें रिस्पांस मिला और उससे उनका नुकसान भी हुआ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में सबसे अहम चीज जो इस वक्त हमें सूबाई हुकूमत को करने की है, जो हम कर रहे हैं प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत, सबसे पहले हम B एरियाज की A एरियाज कन्वर्जन कर रहे हैं, लेवीज को पुलिस के मातहत ला रहे हैं, और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम हो रहा है। फेडरल PSDP में इस बार उसके लिए फंडिंग एलोकेट की गई है। हम शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के कि उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत की दरखास्त पर एक हैवी अमाउंट फिक्स किया है फेडरल PSDP में, फेडरल जो बजट है उसमें, जिससे CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। और जो टेक्निकल इक्विपमेंट, क्योंकि याद रखें कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें न सिर्फ जवानों ने लड़ना है, बल्कि टेक्निकल इक्विपमेंट की भी बहुत ज्यादा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और ये शायद साहब अब तय है कि इनका मुकाबला करना है भरपूर तरीके से। वो जो बातचीत की वजह से मुख्तलिफ जो तजावीज़ ऑप्शन डिस्कस किए जाते थे, कैसे डायलॉग हो, बातचीत हो, वो ऑप्शन अब गुजर चुका है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हर सूरत में होगी। देखें, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पहले से बहुत वाज़ेह हैं, बातचीत से कोई भी सियासी या जमहूरी हुकूमत इनकार नहीं कर सकती, लेकिन बातचीत से पहले रियासत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होगी, और बातचीत उनसे होगी जो रियासत और उसके आइन को तस्लीम करेंगे। जो रियासत और उसके आइन को तस्लीम नहीं करेंगे, जो बंदूक उठाएंगे, जो बैरल ऑफ गन से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बैरल ऑफ गन से ही बात होगी। सही है। जनरल साहब, कहाँ से ये जो ग्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं? BLF है, BLA है? अफगानिस्तान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की जो है वो प्रेजेंस है। ईरान की बात की जाती थी, क्या अब भी ये ईरान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं? और अफगानिस्तान के हवाले से तो एक रिसेंटली मेरे पास एक खबर भी थी कि जो मैंने दी भी थी पहले भी, कि एक फ़ैसला हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें अप्रोच किया था अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की मौजूदा रजीम है उसके साथ, और एक ऑफ़र दी थी कि जो पाकिस्तान मुखालफ जो ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए अफगानिस्तान के अंदर, इन्हें यहाँ से दूर मूव किया जाए, पाकिस्तानी बॉर्डर से इन्हें दूर जो है किसी और जगह पर इनकी आबादकारी की जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने 7 अरब रुपए की ऑफर भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को की है कि आप इन्हें पाकिस्तान से परे ज़रा दूर आप इन्हें ले जाएं, वहाँ जाके आप इनकी आबादकारी करें, हम आपको 7 अरब रुपए भी देंगे, आप इनके वहाँ पे इनकी कम्यूनिटीज़ बनाएं, इनके वहाँ पे आप इनकी कॉलोनीज़ बनाएं, इनके शेल्टर्स बनाएं, इन्हें आप वहाँ पे तालीमी इदारे बना कर दें, मसाजिद बना कर दें, वहाँ पे पाकिस्तान से इन्हें ज़रा दूर कर दें। तो ये ऑप्शन आपको लग रहा है कि वायबल है, डुएबल है, या फिर इसका कुछ और हल है कि वो जो स्ट्राइक्स की बात होती थी कि वहाँ जाकर इनके ठिकानों पर स्ट्राइक्स की जाएँ? क्या आपको इसका एक बेहतर हल दिखाई दे रहा है? समर, देखिए, अफगानिस्तान के साथ जो भी मामला है ये क्रिटिकल हैं, दीज आर नॉट दैट इजी, और हम इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। मेरे जाती ख्याल में ये है कि आई डोंट थिंक सो कि अफगानिस्तान में जो काबुल है उसका बड़ा कुछ स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल कंट्रोल भी सब फैक्शंस के ऊपर है। ये छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस भी बन चुकी हैं विद इन अफगानिस्तान। तालिबान, देखिए, पिछली दफा भी जब अफगानिस्तान के तालिबान ने ये बातचीत का ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उन्होंने मैक्सिमम यही किया था कि जी आप साथ बैठ जाएं, जी जो TTP है वो भी बैठ जाए और आप भी बैठ जाए, बस वो डायलॉग का एक फैसिलिटेट करवा के फिर वो बीच में से खुद निकल गए, क्योंकि उनकी अपनी सेंसिटिविटीज हैं जी। वो अपना एक कंट्रोल नहीं लूज करना चाहते, वो अपना जो क्योंकि वो अभी इसी से जुड़े हुए हैं, वहां पे इतना कंट्रोल मुझे लगता नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ये टेम्परेरी जो हम करते हैं जी, इनको उधर दूर ले जाएं, हमने जब तक इसको मिनेज को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे या इसकी जो अवामिल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको एड्रेस नहीं करेंगे,
और जो डिप्लोमेटिक और फॉरेन कंट्रीज के साथ है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। अभी देखें, लोग अफगानिस्तान की रिकग्निशन की कई बात करते हैं कि जी काबुल को रिकॉग्नाइज कर लें। भाई क्यों इतने जल्दी कर ले? वो अभी जब तक एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं बनते, वो जब तक काबुल अफगानिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी नहीं सोचेगी, तो आप इनके साथ हम माजी में बहुत दफा डसे जा चुके हैं जी। मैं जाती तौर पर इन चीजों के हक में नहीं हूं कि हम टेम्परेरी पंक्चर लगा के और चीजें, अब जब टायर बदलना है तो फिर बदलना है जी। उसके लिए ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट, लेकिन हमें कास्ट पे करने के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के जरिए हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात करें। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो वो है नहीं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर। उसके बाद उनके अपने कंट्रोल में नहीं है सारी चीजें, उनका काबुल के अंदर रेट नहीं है, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। तो आई थिंक हमें इससे ज्यादा काम जो है वो जो रीजनल अलायंसेज है या रीजनल अप्रोच है उसको और इंटरनेशनल अप्रोच को इंप्रूव करना होगा, ताकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सके। पाकिस्तान के अंदर जल साहब काइनेटिक डोमेन में क्या करना होगा? ऑलरेडी यहाँ पे आईबीओज चल रहे हैं, तकरीबन रोजाना 150 के करीब आईबीओज पाकिस्तान के अंदर होते हैं, और साथ साथ जो है मुख्तलिफ ऑपरेशन हम इंटेलिजेंस बेस के साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही होती है दहशत गर्दों के खिलाफ। तो फिर क्या होना चाहिए? एक बड़ा ऑपरेशन कोई होना चाहिए इनके खिलाफ, या जो एक अप्रोच चल रही है मौजूदा वही एक बेहतर इफेक्टिव अप्रोच है? नहीं देखिए समर, ऐसा तो नहीं है कि हम मौजूदा ही जो स्टेटस को की अप्रोच है उसी को जारी रखें, बिकॉज अभी अगर वो इंटेंसिफाई कर रहे हैं संदूर के फेलियर के बाद, और बलूचिस्तान के अंदर भी आपको पता है इस तरह के जो फितरे होते हैं, इस तरह के जो वॉरफेयर होते हैं, इसका शॉर्ट पीरियड होता है जी। ये प्रोलॉन्ग तो इतना अरसा ये अवेलेबल भी नहीं रहेंगी। जहां से इन फोर्सेज को पैसा कहीं और से मिलेगा या पाकिस्तान अच्छे मेयर्स दे लेगा तो ये स्क्वीज हो जाएंगी, बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो उनको इतना पैसा पंप इन कर दिया जाता है, इतना वेपन्स और इतनी प्लानिंग कर दी जाती है। अभी देखिए ना, वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने ऑपरेशन अनाउंस किया जो बाम के नाम से कि जी हम पूरे बलूचिस्तान में अपना ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। उसका पूरा पर्पस है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी है, देयर इज अ पूरी सेफ्रनाइज थिंकिंग और स्टेट पीछे खड़ी है। तो उसके लिए हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले करने ना, हम रोज ब्लीड नहीं हो सकते कि रोजाना हम लाशें उठाते रहें, उसकी हम बातचीत करते हैं। तो स्पेशल अप्रोच में काइनेटिक भी बढ़ानी है, लॉफेयर भी बढ़ाना है, और ये बिल्कुल इनको अलग अलग डब्बों में रखना है जी। अभी ये जिस तरह शायद रिन साहब कह रहे थे, वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसके ऊपर डायलॉग करें। देखिए मेजर जो मैं रीजन समझता हूं हमारे फेलियर की कह ले या नाकामियों की कह ले, ये जो प्रॉब्लम वो बैड गवर्नेंस है जी। गवर्नेंस को हमने इंप्रूव करना है इन ऑल डोमेन्स। जब वो इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपके काइनेटिक, एज आई हैव सेड, मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री से डील करना इज नो बिग इशू, वी कैन डू इट। लेकिन वो एक 30-40% ऑफ द स्ट्रेटजी होता है। वॉर भी तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना। जब तक हम गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, अपने जो चीजें हैं इनको इंप्रूव नहीं करेंगे, होल ऑफ नेशन अप्रोच, बलूचिस्तान के लोगों को जब तक इस स्ट्रेटजी में शामिल नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब आपका, और शायद साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को गैर मामूली इक़दामात उठाने होंगे। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को मौजूदा हिकमत अमली जो है काउंटर टेररिज्म की वो तब्दील करनी होगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और बड़े बहरान की बात करेंगे। वो जुड़ा है चीनी की कीमतों के हवाले से, जिसकी डबल सेंचुरी हो चुकी है, और इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? वो हुकूमत कि जो ये दावा करती रही कि हमारे दौर में कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया। क्या ये चीनी का जो स्कैंडल जो है ये पहला हुकूमत का बड़ा स्कैंडल है? इस पर जिम्मेदार कौन कौन से लोग हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वजह क्या बनी सारे स्कैंडल की? इस पर डिटेल बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई कम हो रही है, मुल्क इक्तिसादी तरक्की की पटरी पर चढ़ गया है, और इस हुकूमत का कोई माली स्कैंडल नहीं बना। यह है वो दावे जो हुकूमत और वज़रा की जुबान पर आम रहते हैं, लेकिन इन दावों की नफी जवाबी दावों से नहीं बल्कि आदादो शुमार से हो रही है। एक ऐसा ही फिक्र आज उस वक्त सामने आया जब गरीब और अमीर के लिए यकसा जरूरी चीनी अब नाकाबिल खरीद होती जा रही है। मोहतात अंदाजों के मुताबिक हर पाकिस्तानी तकरीबन सालाना 28 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल करता है। ताहम इस वक्त मुल्क में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी अबूर कर चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 200 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है, जो कि अवाम के लिए एक और मुआशी धचका है। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 3 रुपये 52 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद मुल्क भर में चीनी की कीमत औसत तकरीबन 188 रुपये 44 पैसे फी किलो हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी
200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता हफ्ते तक चीनी की फी किलो औसत कीमत 184 रुपए 52 पैसे थी, जबकि एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फी किलो थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता एक साल में चीनी की कीमत में 40 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है, जबकि दीगर रोजमर्रा अशिया जैसे कि मुर्गी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अंडे और दूध भी महंगे हुए हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के दावे कर रही है। इदारा शुमारियात की आज ही की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती दावों का पोल खुल रहा है, जिसके मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.95% का इजाफा हुआ है। हुकूमत ने बज़ाहिर बेकाबू कीमतों के रद्द अमल में 2 जुलाई को 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था और आज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर भी जारी कर दिया है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब की हैं। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस दरामदी चीनी को तमाम टैक्सेस से सस्ता दिया जा रहा है और हुकूमत इसे आला मयार की और मोटे दाने वाली चीनी करार देकर एक बार फिर आवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रही है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि आज जो हुकूमत 5 लाख टन चीनी दरामद कर रही है, इसी हुकूमत ने चंद माह कबल चीनी की ज्यादा पैदावार बताकर इसको बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया था। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने 7.5 लाख टन से जायद चीनी की बरामद की थी, जबकि अब हुकूमत ने तकरीबन 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। यानी पहले चीनी बाहर भेजी गई, अब वही चीनी वापस महंगे दामों मंगवाई जा रही है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड और हुकूमती इदारों की पॉलिसियों में इस तजाद से सिर्फ बदइंतजामी नहीं बल्कि बदनीयती का तासुर भी जन्म ले रहा है। चीनी की पहले बरामद और फिर दरामद के खेल को ताजर रहनुमा खुद साख्ता बहरान करार देते हैं, जिनके बकौल मुल्क में चीनी की कोई हकीकी किल्लत नहीं बल्कि चीनी वाफर मिक़दार में मौजूद है। ये मसनूई बहरान शुगर मिल्स मालिकान, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल के गठजोड़ का नतीजा है और इन सब का ताल्लुक किसी न किसी शक्ल में सियासी असर और रसूख से है। ताजरों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की 2 माह की पैदावार को गायब करके जानबूझकर बहरान पैदा किया ताकि पहले एक्सपोर्ट और अब इम्पोर्ट से दोबारा फायदा उठाया जा सके। आदाद शुमार के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के इस खेल के नतीजे में FBR को 1,350 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है, जबकि अवाम को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का माली झटका लगा है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त चीनी आलमी मार्केट में $525 में मिल रही है। अगर पाकिस्तान खलीजी मुल्क से दरामद करता है और तमाम टैक्सेस पर छूट देता है, तब भी ये हुकूमत को 178 रुपए फी किलो पड़ेगी। लेकिन IMF वाहिदों के मातहत हुकूमत टैक्सेस में छूट नहीं देगी, इसलिए तमाम टैक्सेस लगते हैं तो चीनी की कीमत 240 रुपए फी किलो तक भी पहुंच सकती है, जो आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ होगा। इस मसनूई या हकीकी बहरान की एक बड़ी वजह पॉलिसी तसलसल का फुकतान है। बार बार की जाने वाली बरामद और दरामद की पॉलिसियों ने न सिर्फ मार्केट को गैर मुस्तहकम किया बल्कि हुकूमत की नीयत और कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए हैं। अहम बात यह है कि चीनी से जुड़े इस बहरान में सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं बल्कि ये वो बहरान है जो हर हुकूमत और हर सीजन में अवाम पर मुसल्लत किया जाता है। PTI हुकूमत में भी एक ऐसा ही तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर FIA की इंक्वायरी में मुल्क में चीनी की किल्लत और उसकी कीमत में इजाफे का जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान को करार दिया गया था। ताहम उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर की बात, ये मालिकान साबका हुकूमत में भी थे और मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है। तमाम मामला पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है माहिर अमूर अजनास और माहिर मुआशी अमूर शमसुल इस्लाम ने। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा नाजरीन के लिए भी, आपके लिए भी हम सुना देते हैं कि जब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में चीनी की कीमत ने 120 रुपये की कीमत क्रॉस की थी, आज तो डबल सेंचुरी होगी, 200 क्रॉस कर गई है, तो 120 रुपये की कीमत से बढ़ने पर मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है, इस पार्टी की हुकूमत है, नून लीग का उस वक्त रद्द अमल क्या था, ज़रा ये सुन लें। यह हंगामा बरपा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब चीनी की कीमत 120 रुपये से थोड़ी सी ऊपर गई थी, तो आज तो 200 पर पहुंच गई है। तो आज नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा, यह भी जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली एक दावा किया था कि उनके दौरे हुकूमत में कोई हकीकी स्कैंडल तो बड़ी दूर की बात है, कोई झूठा स्कैंडल भी अब तक नहीं बन सका। जरा शहबाज शरीफ साहब का दावा क्या था, सुन लें। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस हवाले से कि आज 8 महीने हमारी हुकूमतों को मार्ज वजूद में आए हुए, यानी कोई जेन्युइन कोई अखबारों की जिन्नत कोई स्कैम बना, वो तो दूर की बात है, कोई झूठा स्कैम भी नहीं आया आपके खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई लायक तहसीन बात है।
शमसुल इस्लाम साहब, क्या ये जो चीनी की कीमतें 200 से भी क्रॉस कर गई हैं और हमने चीनी पहले एक्सपोर्ट की, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के बाद भी तकरीबन जो हमें पड़ेगी चीनी वो पोर्ट पे हमें 154 रुपये की पड़ेगी और फिर जो टैक्सेस लगा के 170 की होगी, तो आवाम को तो फिर भी 180 से ऊपर ही शायद मिलनी है। तो बताएं कि क्या फिर ये पहला स्कैंडल इस हुकूमत का ऐसे कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत में आप देखें कि उनके जो इत्तेहादी और हुकूमत ख़ुद जो है वो उनका इंडस्ट्री से बैकग्राउंड, शुगर इंडस्ट्री उनकी मालकान है उनके वो, और जब कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो लोग चाहे वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर चुका हो और किसी जगह पे बैठा हो तो ऐसे फैसले करता है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो। और आप देखें कि चीनी जो लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में कोई 116 रुपये का जब क्रचिंग सीज़न स्टार्ट हुआ तो 116 के करीब थी और चीनी की एक 1.5 लाख टन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमतें नहीं बढ़ रही थी। फिर ऑल ऑफ सडन को अक्टूबर में उन्होंने कोई 5 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। तो ये एक्चुअली एक्सपोर्ट जो है करना मकसद नहीं होता, अक्सर मकसद होता है कि उसके अंदर स्पेकुलेटर्स को इनवाइट करना कि चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, अब डिमांड हमारी बढ़ेगी और चीनी में शॉर्ट हो जानी है, लेकिन शॉर्ट होती नहीं है। बड़ा मजे की बात है कि अगर आप जितने 15 साल में क्राइसिस उठा के देंगे, किसी भी बहरान के दौरान चीनी पाकिस्तान से नापैद नहीं हुई, चीनी अवेलेबल होती है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो 7,65,000 टन की करीब कुछ चीनी एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद आपने देखा कि कीमतें बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि जो सट्टा करते हैं, जो ना डिलीवरी लेते हैं ना देते हैं, वो कीमतों को हर मिल की कीमत को बढ़ाते हैं और मिल उस पर फिर रेट पे माल बेचती है। तो एक तो बैरेंस को जो है, शुगर बैरेंस को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया, उसमें जाहिर है कि फिर वो जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं उन लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर सबसे बड़ी नाअहली जो है उन गवर्नमेंट की 3 मिनिस्ट्रीज़ की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मिल के एक सैब का अदारा इन्होंने बनाया हुआ, शुगर एडवाइजरी बोर्ड। वो सारी की सारी पहले डिसीजन में कहती हैं कि चीनी सरप्लस है, एक्सपोर्ट कर दें। जी हाँ सर, ये जो बड़े इंटरेस्टिंग आदाद शुमार है कि 3 मिलियन टन जो है वो चीनी दस्तियाब थी पिछले साल जुलाई में, और हमारी टोटल जो ज़रूरत है वो तकरीबन 2.7 मिलियन टन है। तो 7.5 लाख टन जो एक्सपोर्ट करने का फैसला हुआ, अभी फिर भी सरप्लस हमारे पास चीनी होनी चाहिए थी, अभी भी गालिबन मौजूद है। फिर नवंबर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है, 4 महीने का गैप था, मार्च तक जो है बिल्कुल ठीक चला है मामला, मार्च के बाद से कीमतें चढ़ना शुरू हुई हैं। तो ये क्या हुआ सारा? देखिए, चीनी की कंजम्पशन की डिमांड जब बढ़ती है रमज़ान में बढ़ती है, रिलीजियस आपके जो फेस्टिविटीज़ होती है उसमें, रमज़ान में, ईद में, मुहर्रम में और उसमें आपका जो है रबीउल अव्वल के दौरान, इन ओकेजन पे चीनी बढ़ती है, बाद में कीमत कम हो जाती है। अब जब आपको एक बताया जा रहा है कि 1 मिलियन टन, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने स्टेटमेंट पास किया है कि जी आपकी 1 मिलियन टन प्रोडक्शन शॉर्ट होने की वजह से कीमत बढ़ी है, तो वो तो आप देखें ना कि मिनिस्ट्री पहले कह रही थी सरप्लस है 1 मिलियन टन, उसके बाद अब अगर क्या कहा जा रहा है कि चीनी शॉर्ट है, इसका मतलब है फिर चीनी की प्राइसेस को जैकअप किया जा रहा है मार्केट में। अगर ये 1 मिलियन टन गन्ना अगर कम भी आपका काश्त हुआ है या कम आपकी प्रोडक्शन आई है, तो ये तो नवंबर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है, मार्च तक तो पता लग जाना चाहिए था इसका कि जो है हमारे पास कम है स्टॉक्स। तो आखिरी जो इतलात के मुताबिक जो है वो मुबैना तौर पर मई में जो है वो लास्ट खेप हमने यहाँ से एक्सपोर्ट की चीनी की, तभी हम रोक सकते थे मार्च में भी इसको। देखिए जी, रोकना क्यों चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि चीनी को अगर आप आज़ाद करते हो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, आपकी चीनी आज भी सरप्लस है। आप जो कहते हैं ना कि जी 6.4 मिलियन टन की कंजम्पशन है, ये गलत है। चाइना की आबादी 1.5 अरब की है, अगर वो 12 मिलियन टन कंजम्पशन करते हैं तो क्या 25 करोड़ के लोग जो हैं वो चावल खाने से ज्यादा चीनी खाते हैं? ये एक ऐसा डेटा फर्जी बनाया गया है कि पहले 5 मिलियन टन, फिर 5.5 और इतना करके आप जस्टिफाई करते हैं कि आपका असल मसला क्या है। आपके मुल्क के अंदर जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है। जब चीनी की कीमतें सरप्लस प्रोडक्शन होगी तो उसको आर्टिफिशियली जैकअप किया जाता है, मार्केट के ऊपर छोड़ दें, हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी, कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आके हुकूमत ये अनाउंस करेगी कि इसकी हम प्राइस फिक्स करें, रमज़ान में आप देखा 164 से 169 की प्राइस, 164 फिक्स किया था और 169 तक पहुँच गई थी। जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि 5 लाख टन और 2.5 लाख टन रॉ इम्पोर्ट की जाएगी, उस दिन से कीमत बढ़ना शुरू हुई, बड़ी तेजी से आज तक आप देखेंगे 200 रुपए तक रिटेल पहुंच गई और आपकी 174। वो भी सारा जो है वो स्पेकुलेशन ने काम किया वहां पे कि जी इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि शॉर्टेज हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो वो शॉर्टेज का जो है वो फायदा उठाकर जो है लोगों ने पैसे बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल बिलियंस ऑफ रुपीस का इसके अंदर जो है एक जैकपॉट लगा है, शुगर बैरन्स को लगा, शुगर के होल्डर्स को लगा, शुगर के अंदर जो इन्वॉल्व हैं स्पेकुलेटर जो सट्टेबाज हैं उनका फायदा हुआ है। एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल बन चुका है और इसमें कोई डिनाई। 1 रुपया कीमत बढ़ने पे सुना है 7.5 अरब का जो है वो मुनाफा कमाया जाता है पूरी इंडस्ट्री को। यही तो कह रहे हैं, आपके सामने फैक्ट आए हुए हैं कि इतना इजाफा हो जाता है। और उसके बाद अब जब इंपोर्ट की जा रही है, आप देखें इनएफिशिएंट टीसीपी की तरह इंपोर्ट की जा रही है। टीसीपी की जितनी इंपोर्ट्स होती हैं इनएफिशिएंट होती हैं।
और वो चीनी टेंडर करके प्राइस लेंगी। अब आपकी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आज से कल चीनी की कीमत $10 कम हो गई थी, आज से फिर बढ़ना शुरू हो गई। 18 तारीख जुलाई तक आपकी टेंडर का लास्ट डेट है, उस वक्त तक चीनी बढ़ चुकी होगी। तो जो आप कहते हो कि जी हम सस्ती करके इंपोर्ट करेंगे और हमने महंगी एक्सपोर्ट की, वो टोटली गलत है। आप चीनी जब इंपोर्ट करोगे तो आपकी लैंडेड कॉस्ट जो है वो उतनी नहीं होगी जितनी आपने एक्सपोर्ट की, तो आपको लॉस है। तकरीबन आज भी 27 लाख टन चीनी पड़ी है हमारे पास, 5 लाख हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 32 लाख टन तक हम पहुंच जाएंगे जुलाई के महीने में। तो 4 महीने बाद दोबारा से क्रशिंग सीजन स्टार्ट होना है हमारा। सरप्लस चीनी के स्टॉक्स होंगे, किसानों के साथ फिर जो है वो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगी, जनाब के कम रेटों पे उनसे गन्ना उठाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आप देखें जब शुगर बैरन जब अपनी क्रशिंग को डिले करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, किसानों को पैसा देना है, हमारे पास स्टॉक्स पड़े हैं, या हमें बैंक जो है सब्सिडाइज रेट पे स्टेट बैंक हमें पैसे दे, तो वो होगा। फिर आपके पास क्या है कि अगर हुकूमत का मकसद ये होता कि चीनी की कीमतों को करेक्शन करनी है, नीचे लाना है, तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते। प्राइवेट सेक्टर की छोटी मोटी इंपोर्ट होनी थी, 1.5 लाख टन इंपोर्ट करनी थी उन्होंने, और बल्कि शिपमेंट आते ही ये मार्केट क्रैश कर जाती, क्योंकि सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आपने अगर एफिशिएंट तरीके से इंपोर्ट नहीं करनी और टीसीपी के जरिए करनी है तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है टीसीपी इंपोर्ट करके यूटिलिटी स्टोर को देगी, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगेंगी, फिर सस्ते बाजार होंगे, 2 किलो की चीनी के लिए लोग गर्मी में खड़े होंगे, बारिशों में खड़े होंगे, और फिर आप देखेंगे 3 लाख टन की क्वांटिटी बताई गई है जो अगस्त में आपने इंपोर्ट करनी है, अगस्त तक आएगी, वो भी मुमकिन नहीं होगी। प्राइवेटली मंगवाते हैं तो यही जो मिल ऑनर्स हैं, यही लोग जो है वो इनकी भी मुबैना तौर पर कुछ लोग नहीं, इसमें ये होता है कि वो पैसा कमाएंगे वहां इसमें नहीं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने करना है तो फिर आप इंडस्ट्री को नहीं, इंडस्ट्री को आपने एक जैकपॉट दे दिया एक्सपोर्ट करने का, अब पिनलाइज करना है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 2 दफा पाकिस्तान में जो क्राइसिस आया कि चीनी की कीमतें इससे ₹1.140 से नहीं बढ़ेंगी, और उस कमेटी को भी इसहाक डार साहब ने हेड किया, तो दोनों कमेटियों को ईसीसी बाईपास होगी सर। अब देखें डिसीजन को इसमें पास होगी, तो ये तो एक फैसले हुए फुल्ली देखें जी, हुकूमत को की बदनामी का बायस जो डिसीजन बने उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं, एक आम ड्राइवर जो 30-32 हज़ार की तनख्वाह लेता है उसका गुजारा नहीं है, उसके लिए जिम्मेदारान इस सारे क्राइसिस के, सारे बहरान के हुकूमत के अंदर बैठे होंगे तो कौन करेगा तहकीकात इसकी? देखें पहले भी हुआ था, इंडिपेंडेंट अदारे हैं, उनको इन्वॉल्व करके JIT बने और इसकी इंक्वायरी करे, तो आप देखेंगे कि आपको सारे जिम्मेदार सामने नजर आ जाएंगे। माजी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का एक माइंड सेट है, वो कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं है, वो वही पुरानी एडवाइस देते हैं जो क्राइसिस का बायस बनी थी, और फिर उनके जो सीनियर कर गए थे वही अब दोबारा कर दिया गया। पहले आपने एक दौर में चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट कर ली, आज आप फिर वही बार-बार हो रहा है, ये बार-बार हो रहा है। PTI के दौर में भी यही काम हुआ था, आज जो हो रहा है जी, इसकी इसकी तहकीकात और इनके पे जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सजाएं कुछ नहीं हुई। आपने देखा था पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। एक जो सेक्रेटरी थे फूड सिक्योरिटी को वहां से हटा दिया गया, तब्दील कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, OSC उन्हें कर दिया गया था वहां से। बाकी तो कोई बड़ी कार्रवाई हमने नहीं देखी किसी के खिलाफ। हमारे पास पाकिस्तान के पास $14 अरब के ज़खायर हैं स्टेट बैंक के पास, हम IMF के प्रोग्राम में हमने फूक फूक के चलना है, हमारे पास हमारी एक्सपोर्ट्स 5-7% के हिसाब से बढ़ रही हैं, हमें रिजर्व चाहिए और हमने वो ज़रूरी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ खर्च करनी है। अगर आप चीनी को अब अराउंड 260 to 300 मिलियन की आपकी चीनी की कॉस्ट आएगी जो 5 लाख टन का है, तो एक भारी आपको झटका लगेगा इस मुल्क में जिसके पास रिजर्व नहीं है। तो ये तो आपको जो है ना इस सोच समझ के प्लान करना चाहिए। हुकूमत को आज भी ये फैसला कर लें आइंदा के लिए कि आज हमने इससे अंदर से ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी। जब क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है आप हो जाए, उसके बाद जैसे ही बंद होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दो। आपके सामने अगर चीनी की शॉर्टेज होगी इंपोर्टेड आ जाएगी, आपके पास सरप्लस है एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपके पास चीनी ज़्यादा सरप्लस है तो आप एथेनॉल और दूसरी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उस पर जाएंगे। चाइना 7 मिलियन टन की चीनी की प्रोडक्शन करता है, हमारी लास्ट ईयर जो है अराउंड 9 मिलियन टन से ज़्यादा की प्रोडक्शन हुई थी, इस वक्त हमारी 8 मिलियन की प्रोडक्शन हुई है। 10 से 12% आपका सुक्रोज कंटेंट आता है। फिर जो आपको फिगर दी जाती है अपनी शुगर इंडस्ट्री की तरफ से वो ये करते हैं कि उनके अंदर डेटा फजिंग है। आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 60s और 70s की जो चीज़ जो 5,000 टन की मिलती है आज उसकी 15 से 20,000 टन की क्रशिंग हो गई है, तो वो आउट ऑफ द बुक है। यही वजह है कि FBR का चेयरमैन कहते हैं कि जी अंडर रिपोर्टेड है। सर जो शुगर मिल मालकान है वो तो नवंबर से लेकर मार्च तक तकरीबन उनकी क्रशिंग होकर वो तो चीनी मार्केट में आ जाती है। फिर आज जब ये कीमतें बढ़ी हैं तो इसका जिम्मेदार फिर क्या शुगर मिल मालकान को ठहराया जा सकता है या कोई और है इसका जिम्मेदार? जी बिल्कुल, शुगर वो तो मिसमैनेजमेंट है सारी इसकी, या फिर जो बीच में जो सट्टेबाज हैं शुगर बैरन जिम्मेदार हैं, हुकूमत के जो मिनिस्ट्रीज हैं 3 मैंने बताया वो जिम्मेदार है, हुकूमत के अंदर जो बैठे लोग हैं फैसला साज जो हैं वो जिम्मेदार हैं, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। लेकिन इसकी सजा एक आम आदमी को पड़ रही है। आपका मैंने आपका आम ड्राइवर है उसको क्या मिलता है? इसी साल में
आज पाकिस्तान के अंदर जो है आपका एक किचन स्टेपल का खर्चा एक आम आदमी का जिसके 3 बच्चे हों, 2 मियाँ बीवी, वो 50,000 रुपए खर्च करता है, जिसकी तनख्वाह 30,000 है। तो कैसे गुजारा करेगा? चीनी 200 रुपए की लेगा, चावल जो है वो 450 रुपए का बासमती लेगा, घी महंगा लेगा, तो कैसे गुजारा होगा? ऐसे ही है। बड़ा मुश्किल है इस तरह से इन हालात के अंदर एक आम आदमी का गुजारा करना। जो नुकसान हो रहा है सारे क्राइसिस की वजह से, वो एक आम आदमी सफ़र करेगा। और जो जो लोग शुगर केन ग्रो करते हैं, जो गन्ने के जो काश्तकार हैं, उन्हें इसकी सज़ा मिलनी है। लेकिन वो लोग जो असल में इस बहरान के ज़िम्मेदार हैं, शायद वो इस मरतबा भी किसी बड़ी सज़ा से, किसी बड़ी कार्रवाई से बच निकलेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये बड़ा वाज़ेह है कि वो जो दावा करते थे कोई स्कैंडल नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब ये स्कैंडल आ चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप इसकी तहकीकात करके असल जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी जो मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने एक अहम डेवलपमेंट देखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे वफाक में तो हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने को तैयार है, मुफाहमत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत पर राजी हो गई है। ऐसा क्या किया हुकूमत ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर मुफाहमत पर राजी हुई? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ को अपनी पार्लिमानी हैसियत बचाने का चैलेंज दरपेश है। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान के एक्शन ने तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बज़ाहिर इसी संगीन सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की, जिसमें मौजूद तमाम तनाज़ात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिशें की गई हैं। आज की मुलाकात में फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी, जबकि अपोजिशन अरकान ने भी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। दूसरी जानिब इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें अरकान की मौतरी का मामला आईनी तौर पर हल करने के बजाय एक दूसरे की फेस सेविंग पर आता हुआ दिख रहा है। अहम बात यह है कि स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के खिलाफ आर्टिकल 10A के तहत कार्रवाई शुरू हुई तो ज़ाती हैसियत में फर्दन फर्दन पेश होने के बजाय अरकान ने अपोजिशन लीडर की सरबराही में पेश होने का फैसला किया। इस मौका पर नून लीग के वजीर ने कहा कि हमारी क़यादत को जिन अलक़ाबात से नवाजा गया वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि मामला दोनों तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस मौका पर अपोजिशन और हैरत अंगेज तौर पर स्पीकर ने एक दूसरे को फेस सेविंग देने के पहलू पर रजामंदी जाहिर की। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से शिकवा किया कि आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन हुकूमती अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर बताया गया कि स्पीकर ने दर हकीकत कोई रेफरेंस जमा ही नहीं करवाया, सिर्फ अपोजिशन को डराया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत PTI को फेस सेविंग देने की मुखालिफ है और मामले को आईनी तौर पर हल करने के लिए डट गई है। इस मुतालिक पार्लिमानी अमूर के वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इस तनाज़े से मुतालिक जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुफाहमत का रास्ता अपना रही है, वहाँ मुज़ाहमत के ऑप्शन को भी खुला रखा जा रहा है। दिलचस्प तौर पर इस मुज़ाहमत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर तकिया किया जा रहा है, जिनकी जानिब से पंजाब असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हक में मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने यह मुजाहरा करने का फैसला किया, जहाँ वो इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक तहरीक का ऐलान भी करेंगे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, शहराम खान तरकई और शेर अली अरबाब इस इजलास में शरीक नहीं थे। इन तमाम मामला पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बचर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज स्पीकर ने जो तलबी की थी 10A के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान असम्बली की, क्या बात हुई स्पीकर साहब से? खबरें तो ये आ रही है कि स्पीकर साहब फेस सेविंग देने पर राजी हो गए हैं और साथ साथ जो है उन्होंने क्या ये भी बताया आपको और आपके बाकी MPs को कि वो जस्ट उन्होंने आपको डराने के लिए ये कार्रवाई की थी, रेफरेंस को इन्होंने कोई जमा नहीं करवाया? ऐसा स्पीकर साहब ने हमें नोटिस किए थे, तो वहां पे उन्होंने ये कहा जी कि जो कमेटी है एक एथिक्स कमेटी, अगर उसमें आप अपने मामलात हल कर ले तो उसमें गवर्नमेंट पार्टी ने भी कहा, हमने भी ये बात की कि एथिक्स कमेटी अगर बैठना चाहे तो हम बैठ जाएंगे। तो उसमें कोई लंबी चौड़ी ना हमने कोई बात की ना उन्होंने कोई बात की। तो अब हम अपनी पार्लिमानी पार्टी में ये सारे फैसले करेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। रेफरेंस तो भी स्टैंड कर रहे हैं, बंदे भी हमारे मुअत्तल है, तो उसमें कोई ना किसी की फेस सेविंग हुई है और ना किसी ने किसी को फेस सेविंग दी है। आज की जो मीटिंग थी उसकी जो खबर सामने आई है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने यह शिकवा किया स्पीकर साहब से कि आपने हुकूमती अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो क्या स्पीकर साहब ने यह कहा है कि उन्होंने आपको क्या बताया कि उन्होंने दर हकीकत कोई रेफरेंस जमा करवाया ही नहीं, सिर्फ अपोजिशन को डराना उनका मकसद था? ऐसी कोई बात हुई है वहां पर?
ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना इस बात ना को हमने शिकवा किया है। जब रेफरेंस हमने एप्लीकेशन देनी हुई तो हम खुद उन मेंबर्स के खिलाफ देंगे। उसके लिए हमने नोटिस पहले हमने किए हुए हैं। वो ऐसी क्योंकि उन्होंने हमारे मेंबर्स को बुलाया था, तो शिकवा तो हम तब करते ना कि वहां पे कोई मीटिंग हो रही होती, कोई बातचीत हो रही। जो केस जो हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी हुई थी उनके मेंबरान ने, स्पीकर साहब ने ये जरूर उधर वाजे किया है कि मैंने अपनी तरफ से रेफरेंस नहीं दिया, ये उन्होंने कहा है। लेकिन असल बात यह है कि जिन मेंबरान ने या मिनिस्टर ने हमारे ऊपर रेफरेंस की एप्लीकेशन दी थी बिफोर स्पीकर, तो हम उसकी हेयरिंग के लिए गए थे, उधर कोई ऐसी बात नहीं। स्पीकर साहब ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा, अभी वो क्या बता रहे थे आपको? ये तो उन्होंने पहले कहा था कि रेफरेंस मेरे पास है, अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा था स्पीकर ने। ये तो पहले दिन से ही पता है कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास अभी नहीं गया तो 26 उनकी मेंबरान के खिलाफ। तो उनकी अपनी आपको सोच या राय क्या लगी? क्या वो फ्लेक्सिबल आपको दिखाई दिए इस रेफरेंस के हवाले से कि वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे, मकसद आपको डराना ही है, या वो संजीदा दिखाई दे रहे कार्रवाई में? इसमें दो नुक्ते नजर है। हमारे नुक्ते नजर के मुताबिक रेफरेंस नहीं बनता। दूसरा नुक्ता नजर जो है, जो उधर पार्टीज हैं जिन्होंने रेफरेंस का हमारे खिलाफ दिए हैं, उसमें जो वो कानून बताते हैं उसमें वो कि 1 महीने बाद रेफरेंस अपने आप इलेक्शन कमीशन चला जाता है। तो अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे है, हमारा आज पहली हेयरिंग हुई है और हम उस हेयरिंग के बाद हमारी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, दोबारा मीटिंग होगी। अगर इस दौरान वो बातचीत करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हुकूमत कार्रवाई आगे बढ़ाती है तो फिर आपके पास तो ऑप्शन जो एहतजाज का है वो आप कब करने जा रहे हैं? जो गंडापुर साहब ने भी कल ऐलान किया अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर के वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के साथ जो हो रहा है, आपके जो 26 MP के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे। तो क्या ये एहतजाज आपका पंजाब असेंबली के बाहर होगा, उसी में गंडापुर साहब आएंगे? ये गंडापुर साहब तो कल का उनका प्लान है लाहौर का, वो तो उनका है। तो अब जो हमारा एहतजाज है वो तो इंशाल्लाह ताला वैसे भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक में आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक मखसूस हालात में और वो अपनी तहरीक में आ रही है, और अल्लाह ताला करम करे। वो तो हम इंशाल्लाह ताला असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेंगे, असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे और हर फोरम पे इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। जो आप तहरीक की बात कर रहे हैं, गालिबन ये 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 5 अगस्त से इंशाल्लाह। तो 5 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। पंजाब के अंदर किस तरह की ये इस तहरीक के खदोखाल होंगे, क्या करेंगे पंजाब के अंदर? आपको वहां से मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएगा या पंजाब का प्रोटेस्ट पंजाब में होगा? केपी का केपी के अंदर इस मरतबा करने के जा रहे हैं मुख्तलिफ के आपके नताइज जो हैं वो आपको हासिल होंगे पहले के एहतजाजों के बरक्स? ये अगले 1-2 दिन में जी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो क्या होगा ये? खान साहब के बेटों के बारे से बात की जा रही है कि कासिम और सलमान भी पाकिस्तान आएंगे। क्या वो लाहौर आएंगे या वो केपी आएंगे, पेशावर लैंड करेंगे? देखिए मैं एक अर्ज करूं आपको, अभी उनका आने का देखिए शेड्यूल तो नहीं आया पाकिस्तान। अब उनके वालिद साहब पाकिस्तान है, अगर वो और जेल में है और बेसलेस मुकदमात में है, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में उनको कोई मना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको अब अगर वो आते हैं और ये जो ट्वीट्स वगैरह और ये बयानात दे रहे हैं तो ये हुकूमत की बुखलाहट का नतीजा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता ऐसी बात कि कोई उनके आने में कोई मवानत है। तो अगर आए तो अभी शेड्यूल नहीं आया कि वो इस्लामाबाद आएंगे, लाहौर आएंगे या पेशावर आएंगे, तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी जी इंशाल्लाह। तो पार्टी की क्या ख्वाहिश है कि वो एहतजाज में शरीक हों या सिर्फ वो खान साहब से मिलने के लिए आना चाह रहे हैं? है क्या मामला सारा? देखिए पार्टी की ख्वाहिश की बात नहीं है। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि ये उनका अपना फैसला है। आएंगे तो पार्टी उनके साथ होगी, लेकिन पार्टी की हमारी जो है ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम उनको जरूर लेके आए। लेकिन खान साहब के बेटे अगर वो आएंगे तो मोर देन वेलकम उनका। उनके मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और हमारी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। अगर वो लीड करेंगे तो और बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया बाहर निकल आएगी इंशाल्लाह ताला। पार्टी में आपकी ये बहस भी चल रही है कि उन्हें लाहौर में लैंड करना चाहिए या उन्हें पेशावर में उनकी लैंडिंग होनी चाहिए।
आपकी क्या राय है कि उन्हें लाहौर आना चाहिए या उन्हें पेशावर में आना चाहिए? चूंकि ज़ाहिर हुकूमत की नहीं, तरफ से अभी ये गिरफ्तारी की बहस बातें भी चल रही हैं कि गिरफ्तार करेंगे अगर वो तहरीक के लिए आते अभी हैं तो। अभी अभी ये बहस मुझ तक नहीं पहुंची, और मैं ये समझता हूं कि ये बहस जो है, क्योंकि मुझ तक ये पहुंची नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। सही है। तो ये बताएं कि इसके अलावा जब आप तहरीक की बात कर रहे हैं तो इस तहरीक में अकेली तहरीक इंसाफ ही इस मत जाएगी या कुछ बाकी जमातों को भी आप इंगेज करने की कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ आए? क्योंकि एक इत्तेहाद आपने बनाने की कोशिश देखिए, की थी, वो इत्तेहाद आपका बन नहीं पाया था, लेकिन आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो अभी भी स्टैंड कर रही है। क्या उसी के प्लेटफॉर्म से आएंगे या ये सिर्फ और सिर्फ देखिए तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा? जी, ये तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज होगा, और अगर कोई जमात हमारे साथ आना चाहती है तो उसमें तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का ही एहतजाज होगा जी। सही है। और दूसरा ये बताएं कि इस मरतबा एहतजाज में ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आप खान साहब को रिहा भी करवा लेंगे, बाकी भी आपके जो अहदाफ है वो हासिल कर लेंगे? चूंकि पहले भी आपकी पार्टी ने मुतअद्दिद एहतजाजी तहरीकें चलाई, लेकिन वो जब तहरीकें नाकाम हुई किसी भी वजह से तो आपकी पार्टी मजीद कमजोर हुई है, आपकी पोजीशन मजीद कमजोर हुई है, कॉम्प्रोमाइज हुई है पहले से भी ज्यादा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। हमारी जितने भी एहतजाज थे ना नाकाम हुए हैं, और ना ही पार्टी की पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है। उसकी वजह ये है कि 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज में है, और उस एहतजाज में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से 25 हज़ार वर्कर्स पे इन्होंने FIR दी हुई है। जब इतनी ज्यादा तादाद में FIRs हो, तो आप कौन सी पार्टी को कंप्रोमाइज कह सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना नया, मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि हमारी नेक्स्ट 2-3 डेज में मीटिंग्स होनी है, और इंशाअल्लाह ताला पूरा लायामल आपके सामने आ जाएगा। सही है। और पंजाब में जब सदर के इंतखाबात हुए थे तो आपने नून लीग के साथ एक मिल के आपने एक मुफाहमत के साथ जो है वो फैसला किया था कि जो जिसकी सीटें बनती उसने ले ली थी। KP के अंदर होने जा रहे इंतखाबात, क्या लग रहा है आपको कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ को जो है वो सेटलमेंट कर लेनी चाहिए जितनी सीटें बनती हैं कोटे की, या वहाँ पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिए हुए हैं। देखिए, KPK में अपने मेंबर्स के हिसाब से हम सीटें लेंगे। नून इधर तो जो हमारी 2 सीटें बनती थी, उनके वोट टूटने का खतरा था, उन्होंने हमारे साथ किया था। हमने कहा हमारी 2 सीटें बनती हैं, हमें दे दें। बाकी सीट चूंकि वो तो उनका रौला था, हमारी 2 सीट तो हमने सिक्योर कर ली। और चूंकि KPK में हमारी में इस टाइम मेरे ख्याल में 7 सीटें बनती हैं, जी हाँ, 7 आपकी जो और 4 अपोजिशन की। 4 अपोजिशन की, तो वो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से वो सिक्योर कर लेगी इंशाल्लाह। सही है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बचर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में आज के इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।